को शुरू करते हैं। श्री अभय अग्रवाल हमारे साथ पैपसी के आगे जुड़ चुके हैं। सर नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। मैं आपकी फैक्ट शीट को रीड कर रहा था, मैं उस पर आऊँगा, आपके स्टॉक्स, आपका सिलेक्शन, आपका क्राइटेरिया, किस पे फोकस कर रहे हैं आऊँगा, लेकिन उससे पहले इन पूरे सर्कमस्टेंसेस को बहुत शॉर्ट टर्म में, आई एम स्टिल स्केप्टिकल अबाउट मिड टर्म, लॉन्गर टर्म, बट हाँ शॉर्ट टर्म में आरबीआई के इस स्टेप्स ने एक रिवर्सल तो हमें देने का मौका दिया है ना। जब पूरे विश्व में एक बार अगर आप देखें एआई रैली थमी, वो चिप स्टॉक का कोलैप्स होना भी थे शुक्रवार को, यील्ड्स का बढ़ना, हमें इमर्जिंग मार्केट्स में कॉस्पी के बहुत अगर आप देखें जलवे थे, लेकिन 2-3 दिन से तबीयत वहाँ भी नासाज सी है। और ऐसे 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 समय में आरबीआई की एक कदम टू ब्रिंग लिक्विडिटी, टू ब्रिंग मनी और स्ट्रेंथन रुपी, आप इन कदमों को कैसे रीड कर रहे हैं? क्योंकि हमारा हर कोलैप्स उसको भी स्पॉन्सर निफ्टी बैंक कर रहा था और हमने हिस्टोरिकली ऑल टाइम हाई क्रिएट किया है, तो वो भी बिना अभाव के हम निफ्टी बैंक के नहीं कर सकते। आपका टेक इस पर? जी नमस्कार वीरेंद्र। देखिए, जो भी हमारे आरबीआई, फाइनेंस मिनिस्ट्री, सरकार जो भी कदम उठाए जहां पे हमारे लिए फॉरेन कैपिटल को अट्रैक्ट करना आसान हो जाए, वो बहुत ही वेलकम कदम है। और मुझे लगता है ये जो आरबीआई ने अभी किया है ये भी एक छोटे कदम है, बहुत वेलकम है, पॉजिटिव है। और प्रॉब्लम एक ये है वीरेंद्र कि इंडिया में इन्वेस्ट करने में इंटरेस्ट है लोगों का, तो जस्ट बिकॉज हमारे पास फ्लोज नहीं आ रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि इंटरेस्ट नहीं है इन्वेस्टर्स का। हो सकता है कुछ सेगमेंट है फॉरेन इन्वेस्टर्स का जो डिसअपॉइंटेड है इंडिया से, बट मैं कहूंगा कि एक मिक्स बैग है जहां तक मेरी बात होती है। इंडिया को लोग देखते हैं एज अ ग्रोथ, देख रहे हैं एज अ ग्रोथ डेस्टिनेशन जहां पे रिटर्न बनने की अगले 10 साल बहुत अच्छी संभावना है। पर स्ट्रक्चरल इश्यूज की वजह से हम ये फॉरेन कैपिटल अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं। और आई थिंक यहाँ पे जो भी कदम सरकार उठाए, आरबीआई ने उठाए, जो एफसीएनआरबी डिपॉजिट्स के लिए हैं, वो बहुत ही अच्छे हैं। उन्होंने आरबीआई ने कहा कि हम हेजिंग कॉस्ट बियर करेंगे, विच इज अमेजिंग। मुझे लगता है कि ये एक शुरुआत और अंत यहीं पे नहीं हो जाना चाहिए। सरकार को बहुत कुछ कर सकते हैं फॉरेन कैपिटल को अट्रैक्ट करने के लिए, एज लॉन्ग एज वो ये माने कि फॉरेन कैपिटल इंडिया के लिए जरूरी है। और एक जो मुझे लगता है सरकार का थोड़ा नजरिया था थोड़े समय पहले तक कि हमें फॉरेन कैपिटल की जरूरत नहीं है, हम अपने आप कर लेंगे। मुझे लगता है कि अब जो रुपी पे प्रेशर आया उससे थोड़ा रिवर्सल है होपफुली उसका, कि अगर हमें अपनी इकोनॉमी को ग्रो करना है, जीडीपी को ग्रो करना है, तो उसके लिए हमें डोमेस्टिक कैपिटल और फॉरेन कैपिटल दोनों की जरूरत है। तो हमें एक आसान रास्ता बनाना पड़ेगा फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए, एनआरआई इन्वेस्टर्स के लिए, कि वो इंडिया में इन्वेस्ट कर सके। तो मुझे लगता है बहुत पॉजिटिव कदम है और मैं उम्मीद ये करता हूं कि ये पहला और आखिरी कदम नहीं है, बल्कि इसके अलावा हम देखेंगे एक सीरीज ऑफ स्टेप्स जहां पे हमारे लिए आसान रहेगा फॉरेन कैपिटल को लाना। उम्मीद यही करते हैं। अभय जी गुड आफ्टरनून। ठीक है, ये तो बात हो गई जो आरबीआई ने कदम उठाए। तो इसके बाद जो वीरेंद्र जी ने भी प्रश्न पूछा, तो बैंक्स को लेकर क्या मजबूत आउटलुक बन रहा है अभय जी? और जिस तरीके से आज तो हालांकि ब्रेंट और रुपए का भी साथ मिला है निफ्टी बैंक को, पीएसयू प्राइवेट बैंक्स में क्या भी मूड माहौल? देखिए, एक हमारे सारे जो बड़े बैंक हैं और स्पेशली प्राइवेट बैंक्स हैं, जो लिस्टेड प्राइवेट बैंक्स हैं, सबका एक प्रॉब्लम जो थी पिछले जनवरी से मैं कहूंगा, और जनवरी शायद पिछले लास्ट क्वार्टर में भी, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर वाला, उसमें क्लियरली दिख रहा था कि क्रेडिट ग्रोथ नहीं है। और क्रेडिट ग्रोथ है पर लायबिलिटी जो डिपॉजिट ग्रोथ है वो गिर रही है और वो पेस नहीं कर पा रहे हैं, उसके मैच नहीं कर पा रहे हैं। तो ये बड़ा एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम जैसा इश्यू हो गया था, जहां पे बैंक्स खुद कह रहे थे कि हम कोशिश कर रहे हैं पर मालूम नहीं कि डिपॉजिट्स कैसे मिलेंगे। तो ये एक नया रास्ता खुला है एफसीएनआरबी डिपॉजिट्स का प्राइवेट बैंक्स के लिए। मुझे लगता है इसमें प्राइवेट बैंक्स के पास ज्यादा कैपेबिलिटी है एफसीएनआर बी डिपॉजिट्स और जो एनआरआई डिपॉजिट्स है उनको अट्रैक्ट कर पाने की, क्योंकि उनके जो प्रेजेंस है मार्केट में वो ज्यादा अच्छी है। तो मुझे लगता है कि जो आरबीआई के कदम है ये प्राइवेट बैंक्स को ज्यादा पॉजिटिवली इंपैक्ट करेंगे इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिंग लायबिलिटीज जो उनका डिपॉजिट्स है, और पब्लिक सेक्टर बैंक्स को भी फायदा मिलेगा, पर मुझे लगता है प्राइवेट बैंक्स को ज्यादा पॉजिटिव मिलेगा। तो आई थिंक ये एक बड़ा ओवरहैंग था बैंक्स के ऊपर कि डिपॉजिट्स कैसे बढ़ेंगे। क्रेडिट डिमांड अच्छी है पर आपके डिपॉजिट्स नहीं है, तो आप कैसे करेंगे, मार्जिन पे कितना प्रेशर आएगा, कॉस्ट कितनी पड़ेगी डिपॉजिट्स की। तो आई थिंक इस कदम से थोड़ा एक रिस्पाइट है
मार्केट्स के लिए। सर ये बताइए, जो पाइपर सरिता का एक ये कैटेगरी 2 एआई फंड लॉन्च हुआ था जिसको आपने भारत टेक फंड का नाम दिया, ये कॉन्सेप्ट क्या है, थोड़ा समझाएंगे इसको हल्का सा, और क्या क्या इंक्लूड किया आपने इसमें? जी वीरेंद्र, थैंक यू फॉर आस्किंग मी। ये मुझे लगता है कि जो भारत का भविष्य है हमारा, वो है इनोवेशन लेड ग्रोथ का और मैन्युफैक्चरिंग लेड ग्रोथ का। तो हम एक साइकिल से निकले हैं जहाँ पे हम जाने जाते हैं सर्विसेज के लिए, पर अब जो जियो पॉलिटिकल इश्यूज हैं या फिर जो रुपी का डिप्रिसिएशन है, उससे अब सबको ये बात समझ में आ गई है कि आत्मनिर्भरता सिर्फ एक जुमला ही नहीं है, बल्कि बहुत जरूरी है ये। और इसमें सरकार को, प्राइवेट सेक्टर को, इन्वेस्टर्स को, सबको मिलकर काम करना पड़ेगा कि काफी चीजें जो हम इंपोर्ट करते हैं वो हम ना करें, हम खुद अपने आप बनाएं। और इसमें काफी ऐसी चीजें हैं जैसे सेमीकंडक्टर्स हैं, एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, जो हम स्पेस टेक में काम कर रहे हैं, लाइफ साइंसेज, बायो साइंसेज में, ड्रग डिस्कवरी में, एआई बेस्ड प्रोडक्ट डेवलपमेंट है, मैन्युफैक्चरिंग है, जो प्रिसिशन इंजीनियरिंग जिसको हम कहते हैं, स्पेस टेक है। ये जो फील्ड्स हैं जो अभी भी लिस्टेड स्पेस में अपॉर्चुनिटीज नहीं है इन्वेस्टर्स के पास, वीरेंद्र, तो हमने इस भारत टेक फंड जो हमने लॉन्च किया है, उसके साथ हम इन कंपनीज को बैक करना चाहते हैं जो इंडिया का नेक्स्ट 5-6 ट्रिलियन डॉलर का जो मार्केट कैप है उसको ड्राइव करेंगे। तो जैसे मैंने आपको कहा, सेमीकंडक्टर्स है, एआई है, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स, स्पेस टेक, बायो साइंसेज, ये सारे स्पेस हैं, इनके जो स्टार्टअप्स हैं इन सारे स्पेसेस में, उसमें ये फंड इन्वेस्ट करेगा। और हमारा जो पिछला फंड था उसने भी ये किया था और बहुत अच्छा रिटर्न है उस फंड का। तो उसकी वजह से हमें कॉन्फिडेंस आया कि हमको एक नया फंड क्रिएट करना चाहिए, भारत टेक फंड, जो डीप टेक और टेक ओरिएंटेड कंपनीज में इन्वेस्ट करेगा। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग अभय जी, काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है ये टेक फंड। अच्छा अभय जी, आपने कहा कि एआई, सेमीकंडक्टर, चिप्स एक बड़ी थीम उभर सकती है भारत में भी। डेटा सेंटर को भी हमने काफ़ी बजट में भी डेटा सेंटर को लेकर बड़े ऐलान हुए थे। तो अगर डेटा सेंटर थीम प्ले करना हो तो कौन सा स्टॉक्स, अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक 4-5 बता सकें जो रेडार पर रहे अभी निवेशकों के? ये देखिए, डेटा सेंटर जो है वो प्ले एक बड़ा कैपिटल इंटेंसिव प्ले है। तो मुझे नहीं लगता कि जो कंपनीज जिनके पास बैलेंस शीट स्ट्रेंथ नहीं है वो इसको स्केल अप कर पाएंगी। शायद आप 1 गीगावाट 2 गीगावाट के आप डेटा सेंटर बना लें, पर अगर हमको हाइपर स्केलर बनाने हैं जो 10, 15, 20 गीगावाट, जो हमारी जो रिक्वायरमेंट है एआई की, उसको मीट कर पाए, तो वो मुझे लगता है कि एक बड़े इंडस्ट्रियल ग्रुप्स के ही पास वो कैपिटल अवेलेबिलिटी है और बैलेंस शीट स्ट्रेंथ है। तो स्टॉक स्पेसिफिक बताने के बजाय मैं कहूंगा कि आप खुद देख सकते हैं कि कौन से ऐसे बड़े ग्रुप्स हैं जो इसमें कमिटमेंट जिन्होंने दिया है हाइपर स्केलर डेटा सेंटर बनाने का, और उस थीम को बैक करें। आई थिंक ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर साइड ये उतने ही जरूरी हैं जितना पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, रोड जिनकी हम बात करते हैं, वाटर, पावर। डेटा सेंटर भी वही है, मतलब जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, डिजिटल एआई इंफ्रास्ट्रक्चर है इंडिया का, वो हमारे डेटा सेंटर्स पे ही डिपेंड करेगा। पर मेरा ये कंसर्न रहेगा कि जो इंडिपेंडेंट छोटी कंपनीज हैं, क्या वो स्केल अप कर पाएंगी, क्योंकि बहुत ही कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है ये। अच्छा सर, फार्मा में और हेल्थ केयर में बाइंग अच्छी है, आई मीन कुछ पॉकेट्स में अच्छी बाइंग है ना। और इनफैक्ट किसी भी बहुत कमज़ोर दिन में जब ग्लोबल मार्केट्स बहुत भारी होते हैं, बाजार लैच ऑन कर रहा है हॉस्पिटल स्टॉक्स को हेल्थ केयर स्पेस में। यहाँ पे क्या एडिशन किया आप लोगों ने? हेल्थ केयर में आप टर्शरी हेल्थ केयर की बात करें, हॉस्पिटल्स में अपोलो हॉस्पिटल है, वो हमारे पोर्टफोलियो में आई थिंक 12 साल से है। और मुझे लगता है कि वो एक ऐसा यूनिक प्ले है जो हॉस्पिटल बेड्स में नंबर 1 है, रिटेल फार्मेसी में लीडरशिप ले चुके हैं, डायग्नोस्टिक में प्रेजेंट हैं, टेलीमेडिसिन में प्रेजेंट हैं। तो हर तरह से देखूं तो एक ग्रुप जो है अपोलो हॉस्पिटल, वो अकेला काफी है एज अ प्रॉक्सी फॉर मल्टीपल डिफरेंट सेगमेंट्स। तो वीरेंद्र, उसमें टर्शरी हेल्थ केयर में तो अपोलो हॉस्पिटल है। बट फार्मा में जो आपने बात करी, हमारी पिछली बात हुई, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है इस समय कि फार्मा जो है एज अ स्पेस वो आउट परफॉर्म करेगा निफ्टी को, सिर्फ अगले साल नहीं, अगले 2 साल, शायद 3 साल। क्योंकि मैं देख रहा हूं सबसे ज्यादा इनोवेशन जो हो रहा है वो फार्मा में हो रहा है, और इस लेवल का हो रहा है कि हमारी जो मिड और स्मॉल कैप कंपनीज भी हैं, अब वो एक ग्लोबली कॉम्पिटिटिव प्लेयर्स बन रही हैं। और आपने मुझे पिछली बार भी पूछा था हमने क्या ऐड किया था पोर्टफोलियो में, मॉडल पोर्टफोलियो
हमारा है पब्लिक डोमेन में, और मेरी बाय रिकमेंडेशंस नहीं है, पर छोटी कंपनीज भी जो हमने ऐड करी थी, सेनोरस फार्मा वो ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पे है, सकार हेल्थ केयर, और उसके साथ दिवीज भी हमारे पोर्टफोलियो में काफी साल से है। सो आई थिंक ये जो कंपनीज हैं, मुझे लगता है ये मल्टी बैगर्स बनेंगे यहाँ से भी, क्योंकि जो इनोवेशन साइकिल जो इन्होंने जिसपे इन्होंने जर्नी करी थी पिछले 4-5 साल, अब उनको पूरा फायदा मिल रहा है। सो फार्मा मुझे लगता है कि बहुत बड़ी थीम है इंडिया में, जो अभी भी इन्वेस्टर्स अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं। और लगातार आपने चर्चा की है सर फार्मा स्पेस को लेकर, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर भी, CNBC आवाज़ पर भी लगातार। अच्छा, ये IT स्पेस को लेकर अभी थोड़ा क्या सर आपका नज़रिया आप चेंज हुआ है या फिर आपका व्यू इंटैक्ट है? आज भी गिरा है, आज TCS के चेयरमैन चंद्रशेखर जी का बयान भी आया, AI एजेंट्स की संख्या ह्यूमन एम्प्लॉयज़ जितनी होगी अब आने वाले समय में। कैसे देख रहे हैं आप, और IT स्पेस पर क्या व्यू है अब? जी देखिए श्रेया, मैं चाहूंगा कि हमारी आईटी कंपनीज बहुत अच्छा करें, हम मतलब ग्लोबल लेवल के प्लेयर्स बने, और थे भी एक टाइम पे। पर उसके बाद जो हमारा डिसेंट हुआ आईटी सर्विसेज का, वो बड़ा कंसर्निंग है। और क्योंकि हम अभी भी, हमारी कंपनीज एआई को एक सर्विस की तरह देख रहे हैं, वो अभी भी एआई को एज अ प्रोडक्ट नहीं देख रहे हैं। और पूरी दुनिया में जो सर्विसेज हैं वो प्रोडक्टाइज हो गई है, पर हमारी जो कंपनीज हैं अनफॉर्चुनेटली वो अभी भी एआई एज अ सर्विस की बात करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा इशू है, और जब तक ये इशू रहेगा तब तक मुझे नहीं लगता इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस आएगा। और या फिर जो क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं उसमें सडनली हमको एक डबल डिजिट ग्रोथ दिखे, या फिर हमें एक मैनेजमेंट कमेंट्री कहे कि अब हमने ग्रोथ ट्रैक पे है, 10% 15% का ग्रोथ करेंगे, तो मेरा इंटरेस्ट आएगा वापस इस सेक्टर में। पर मुझे लगता है अभी हम उससे बहुत दूर है। मुझे लगता है अर्निंग्स एट रिस्क है, और मुझे लगता है अगले क्वार्टर में या 1-2 क्वार्टर में हमें एक डीग्रोथ भी दिखे अर्निंग्स का, तो मुझे कोई ज्यादा आश्चर्य नहीं होगा। तो इस लिहाज से मुझे नहीं लगता कि इस स्पेस में, आईटी सर्विसेज स्पेस में, डबल डिजिट रिटर्न बनेगी या एक हाई सिंगल डिजिट रिटर्न भी बनेगी इन्वेस्टर्स के लिए। IT के दिन अभी थोड़े मुश्किल होने वाले हैं। बहुत शुक्रिया अभय जी, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के इतने अच्छे तरीके से जवाब देने के लिए बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। हैव अ गुड इवनिंग टू यू।